अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 7। आज हम देखेंगे स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ये जो डिफरेंट इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ लाइक एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये हम पढ़ते आ रहे हैं। उन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रिड्यूस करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे इस टॉपिक का, स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। आज हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इनको रिड्यूस करने की स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की मेन रीज़न है यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में जनरल आपको बता दूं। फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं? फॉसिल्स किनको बोला जाता है? पुराने एनिमल्स की बाकियात। ठीक है, पुराने एनिमल्स और प्लांट्स की बाकियात को क्या बोला जाता है? फॉसिल्स। ठीक है, तो अब उन फॉसिल्स वो जो पुराने एनिमल्स आज से हज़ारों साल पहले किसी कुदरती आफात या मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मोस्टली कुदरती आफात की वजह से ही कह लें, आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, उनके ऊपर ज़मीन का जो इंटरनल प्रेशर है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और ज़मीन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अटैक की वजह से वो जो पुराने एनिमल्स और प्लांट्स की बाकियात थी वो आगे किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, नेचुरल गैस में। अब उनके अंदर से ये फॉसिल फ्यूल्स हासिल किए जाते हैं। तो इसका नाम, इनको फॉसिल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पुराने एनिमल्स की बाकियात से ऑब्टेन हुए। और फ्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आगे हम इसको एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। अब ये जो फॉसिल फ्यूल जो है वो घरों में भी यूज़ होते हैं, और फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, और गाड़ियों में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये मेन रीज़न है फ़ज़ा की जो आलूदगी की या ग्लोबल वार्मिंग की। तो अब होता ये है कि जो फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन होती है, इनकी बर्निंग, ठीक है, या अगर हम इनको घरों में कोयले को बर्न कर रहे हैं, या गाड़ियों के अंदर, या किसी इंडस्ट्री के अंदर फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनकी बर्निंग और कंबस्शन से आपको पता है फ़ज़ा में कौन सी दो गैसेस जाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है कौन कौन सी दो गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस कौन सी है? CH4। ठीक है, फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन से क्या चीज़ें जा रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और CH4, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। अब उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज़ होने से हमने पता है कि फ़ज़ा में क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफ़ेक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफ़ेक्ट है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हमें यानी कि क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए कि हम इनके ये जो यूज़ है फॉसिल फ्यूल का, इस यूज़ को क्या करें? कम करें। रिड्यूस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि वो फ्यूल जो कि फ़ज़ा में ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज़ होने का बायस बन रहे हैं, उनके यूज़ को हम क्या कर लें? कम कर लें। फॉसिल फ्यूल कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में यूज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, कमर्शियल लेवल पे यूज़ होते हैं, और उसके अलावा हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ भी ये फॉसिल फ्यूल, वो फॉसिल फ्यूल जो कि फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के इंक्रीज़ होने का बायस बन रहे हैं, इन सब को यूज़ को क्या कर लें? कम कर लें। तो इसके अल्टरनेट क्या चीज़ यूज़ की जाए? इसके अल्टरनेट के तौर पर हमने क्या चीज़ यूज़ करें? हाइड्रोजन को, एनर्जी के लिए हाइड्रोजन को यूज़ किया जाए। उसके अलावा वाइंड को यूज़ किया जाए, और उसके अलावा सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाए। सोलर एनर्जी को यूज़, यानी हाइड्रोजन, वाइंड पावर और सोलर एनर्जी, इन तीन चीज़ों को किसका अल्टरनेट यूज़ किया जाए? फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेट के तौर पर यूज़ किया जाए। ये क्या करेंगी? आप समझ लें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स भी प्रोवाइड करेंगी, और उस साथ में ये फ़ज़ा में कोई भी आलूगी क्रिएट नहीं करेंगे। सोलर एनर्जी आपको बताया कि नेचुरल एनर्जी है जो कि डेली बेसिस पे फ़ज़ा से आ रही है, उसको जितना यूज़ किया जाए, ठीक है, तो उससे फिर ये होगा कि ये फ़ज़ा में ये वाली गैसेस कम से कम जाएंगी, यानी कि जो नेचुरली मिकदार इनकी प्रेजेंट है वही होगी। तो ये
ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को हम कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेन इफ़ेक्ट क्या है, पहला मेन स्ट्रेटजी ये है कि हम फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम से कम करें और उसके लिए अल्टरनेट मेथड जैसे हाइड्रोजन को यूज़ करें, वाइंड को यूज़ करें, वाइंड पावर को और सोलर एनर्जी को। वाइंड से आपको बताया कि बड़ी बड़ी टर्बाइंस, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी में बड़ी बड़ी टर्बाइंस को चलाने के लिए भी कोयले को यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोयला बेसिकली क्या है, वो भी एक कार्बन के कंपाउंड होते हैं कोयले के अंदर। तो जब उसको यूज़ किया जाता है तो उससे फिर कार्बन कम यानी अनबर्न्ड पार्टिकल्स फ़ज़ा में जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, मीथेन जाती है, तो वो फ़ज़ा में फिर आगे ग्लोबल वार्मिंग की बाइस बनती है। तो अब उन टर्बाइंस को चलाने के लिए आप कोयले के बजाय अगर वाइंड पावर को यूज़ करें तो आप उससे यानी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फिर इन गैसेस की प्रोडक्शन को भी कम से कम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन कि हम यानी आपको पता है कि दुनिया में जो है वो मुसलसल क्लाइमेट के अंदर तब्दीली आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किसकी वजह से, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट के अंदर मुसलसल क्या हो रही है, इन चेंज आ रहा है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रही है, आपको पता है कि मुसलसल दुनिया में आबादी बढ़ रही है। इस आबादी की फूड को यानी करने के लिए, फूड की प्रोडक्शन के लिए और फिर उसके उनकी रहाइश के लिए दिन ब दिन क्या किया जा रहा है कि प्लांट्स को कट करके जगह को साफ़ करके नई नई फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, लोग रहने के लिए घर बना रहे हैं। तो मुसलसल आप समझ लें कि दुनिया के अंदर जो है वो पौधों की तादाद कम होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही मुसलसल क्लाइमेट के अंदर तब्दीली हो रही है और दिन ब दिन क्या होती है, गर्मी में इजाफा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अब आपको दूसरा आपको ये भी पता है कि ये जो ट्री होते हैं ये की रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए। प्ले की रोल टू कंट्रोल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों, कैसे, आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं और अपने लिए खुराक प्रिपेयर करते हैं। अब जब मुसलसल डिफॉरेस्टेशन होगी तो फ़ज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स ने कंट्रोल करनी थी तो वो अमाउंट भी क्या होती जाएगी, मुसलसल इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो फिर इससे करना ये चाहिए कि आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्लांटेशन करें। ठीक है, यानी डिफॉरेस्टेशन को तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि मुसलसल दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी के बढ़ने की वजह से नए नए घर बन रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज़ बन रही हैं। वो तो प्रोसेस आप कभी भी रुकने, क्योंकि दुनिया में ज़ाहिर है ये एक नीड है, फैक्ट्रीज़ की भी ज़रूरत है, आबादी की रहाइश के लिए भी ज़रा उनको घर की भी ज़रूरत है। ये वो चीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन आप उसके साथ साथ अगर आप प्लांट्स की कटिंग कर रहे हैं तो साथ साथ प्लांट्स को लगाएंगी भी। ठीक है, ताकि जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो अगर आप उतने ही प्लांट मज़ीद लगा रहे हैं तो वो जो कमी डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो मज़ीद प्लांट लगाने की वजह से वो कमी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स खुद भी लगाएं और दूसरे लोगों को भी आगाही दें प्लांट्स की अहमियत के बारे में, ताकि दूसरे लोग भी मज़ीद प्लांट्स लगाएं और ओवरऑल जो हमारी दुनिया में यानी कि पॉल्यूटेड एयर है ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, वो एयर क्या हो सके, क्लीन हो सके, क्लीन एयर। प्लांटेशन क्या करेगी, एयर को क्लीन करेगी बाय कंट्रोलिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कंट्रोल होगी उतना ग्लोबल वार्मिंग कम से कम होगी और ओवरऑल हमारे पास जो क्लाइमेट है उसके अंदर भी इतना चेंज नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरी स्ट्रेटजी है लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होती है कि आपको बताया कि जहाँ पे बड़े लेवल पर एनिमल्स की ग्रो किए जाते हैं, जैसे किसी ने रखी हुई हैं, भैंस से रखी हुई होती हैं, किसी ने गाय रखी हुई होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है,
अब लाइफ स्टॉक आप समझ लें कि फॉर्मिंग जो है वो भी बहुत मेन रीज़न है इन ग्रीन हाउस गैस, यानी कि लाइफ स्टॉक फॉर्मिंग किसकी, यानी कि कौन सी गैस की इमिशन की ज़्यादा बाइस बनती है, CH4, ठीक है, इमिशन ऑफ CH4, ठीक है। जिस तरीके से आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदा है, सेम CH4 जो गैस है ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। लाइफ स्टॉक फॉर्मिंग जो है वो इस गैस की इमिशन का बाइस बनती है, ठीक है। उसके अलावा जो वो वाले लाइफ स्टॉक एनिमल्स को जो डिफरेंट तरह की फूड्स वगैरह दी जाती हैं, तो वो अपनी फूड्स जो अपनी बॉडी के अंदर हज़म करते हैं वो साथ साथ यानी कि इस गैस को भी इमिट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको फूड्स ही ऐसी दी जाती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो करें, और उनको जो फूड दी जाएंगी वो मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, और वो चीज़ें जो उनको डाइजेस्ट नहीं होती तो उनकी बॉडी से रिलीज़ होती हैं, वो कौन सी गैसेस होती हैं, CH4, ठीक है। उसके साथ साथ जो उनका एक्स्ट्रा मन्यूर होता है, जो गोबर वगैरह होता है, ठीक है, उसके अंदर से भी ये गैस निकलती है, ठीक है। इमिशन फ्रॉम लाइव स्टॉक मन्यूर, ठीक है। मन्यूर क्या होता है कि उनका जो एक्स्ट्रा उनका आप समझ लें कि जो वेस्ट मटेरियल गोबर वगैरह होता है वो भी आप समझ लें कि वो जाके लाइफ स्टॉक फार्मिंग वाले जो लोग होते हैं वो कहीं जाके पूरा ढेर उसका लगा देते हैं, ठीक है। उस ढेर के अंदर से भी मुसलसल ये जो गैस है मीथेन गैस निकल के फ़ज़ा में जा रही होती है, ठीक है। तो अब मेन चीज़ ये है कि मतलब कि हम ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है इसको क्या किया जा सके, कम किया जाए। रिडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग को जितना कम किया जाएगा उतना फिर ये जो CH4 की इमिशन है ये कम से कम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का लेक्चर जिसने हमने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमने देखा कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें 3 स्ट्रेटजीज़ देखी। ये हमने पहले रीज़न देखी कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिस वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस फ़िज़ा में जा रही हैं। मेन रीज़न है फॉसिल फ्यूल्स, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, और तीसरा है लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम से कम यूज़ करके उसकी जगह अल्टरनेट सोर्सेज को यूज़ किया जाए, तब हम इन गैसेस के इमिशन को कम कर सकते हैं। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को तो रोक नहीं सकते, बट हम उसके अल्टरनेट में ये चीज़ कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हम ओवरऑल एयर को क्या कर सकें, क्लीन कर सकें, ठीक है। उसके अलावा लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो कि मेन रीज़न है इमिशन ऑफ मीथेन गैस की, तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग को कम से कम किया जाए, ठीक है। इन 3 स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कम से कम कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने की स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की। ये था इसका पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम देख सकते हैं कि हम एसिड रेन जो कि एक बहुत मेजर इन्वायरमेंटल इशू है उसके इफ़ेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।